आखिरकार भारत के वीटो पावर पर नॉर्डिक देशों ने क्या फैसला लिया है, ये भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच भारत ने रूस से रख दी है बड़ी मांग। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में रूस और ओपेक देशों का साल 2020 से लेकर 2022 तक का। ये ग्राफ ये बता रहा है कि इसमें रूस का शेयर का परसेंटेज कैसा है। ग्राफ को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जुलाई के महीने में भले ही रूस के परसेंटेज गिरे हुए दिख रहे हो, और ये वो वक्त था जब महामारी की शुरुआत मानी जा रही थी, लेकिन फिर उतार चढ़ाव देखने को मिलने लगा। लेकिन अब 2022 में ये प्रोडक्शन बिल्कुल नीचे जाता हुआ दिख रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि रूस के तेल की डिमांड हो गई है धीरे धीरे कम। हालांकि अभी भी यूरोप वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्रोडक्शन अब धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि रूस को बहुत अच्छे से पता है कि अब यूरोप के ऊपर दबाव बन रहा है कि वो अब रूस से आयात कम करें। ऐसे में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन रूस बढ़ा भी नहीं रहा है कि यूरोप के देश अब ये तय कर रहे हैं कि 2022 के अंत होते होते तक वो काफी मात्रा में तेल की खरीद कम कर देंगे। जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब रूस और सऊदी अरब दोनों ही बेचा करते थे तेल $65 पर बैरल के हिसाब से। 2022 के स्टार्टिंग की बात है, और पर अब रूस ने बहुत ही जल्दी कम कर दिया है। और अंदाजा आप इसका ऐसे लगाइए कि जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब यूराल्स जो रूस के तेल हैं वो कई भागों में बटे हुए हैं, अलग अलग टाइप के हैं। यूराल्स उनमें सबसे कम क्वालिटी वाला माना जाता है, जिसको रूस बेच रहा था $90 प्रति बैरल के हिसाब से। वहीं जो सबसे बढ़िया वाला है डेटेड ब्रेंट, उसे बेच रहा था $100 प्रति बैरल के हिसाब से। ये बात थी 23 फरवरी तक की। लेकिन अब मामला बिगड़ चुका है, अब मामला बिल्कुल अलग हो चुका है। रूस प्रोडक्शन को कट कर रहा है ताकि उसके तेल बर्बाद न हो। धीरे धीरे जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं यूरोप वाले, ऐसे में बाद में मुश्किलें खड़ी होगी रूस के लिए। लेकिन इस वक्त भी कोई अगर साथ है और इतने प्रेशर के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है तो वो है भारत। अब ऐसे में भारत ने एक बड़ी मांग रख दी है रूस के सामने। दरअसल इस वक्त जो रेट चल रहा है वो रेट करीब $110 प्रति बैरल के आसपास आ गया है, और ये पिछले महीने कम हो रहा था क्योंकि चीन ने लॉकडाउन लगा रखा था। लेकिन जिस तरीके से चीन लॉकडाउन लगा रहा है उसी तरीके से ओपेक देश अपने प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं रहे हैं। हालांकि अमेरिका लगातार प्रेशर दे रहा है कि आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो तेल की दरें कम होंगी, लेकिन ये प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं रहे। अब जिसकी वजह से तेल की कमी हो रही है, तेल की मांग ज्यादा बढ़ रही है, और फिर उसके ज्यादा पैसे देने को दुनिया को मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में अब हो चुका है ये करीब $110 प्रति बैरल, और भारत ये चाहता है कि इसमें थोड़ी कटौती की जाए और कम से कम $70 पर बैरल के हिसाब से भारत को रूस दे तेलों को। अब ये जो खबर निकल कर आई है, ऐसे पहले से ही रूस भारत को डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन अगर और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है तो भारत अपने देश में जो इस वक्त महंगाई के हालात बनने वाले हैं उसको संभालने में भारत को बहुत मदद मिल सकती है। खैर, जहां रूस के सामने भारत ने बड़ी मांग रख दी है तो देखना होगा कि रूस इसे पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है। पर हाँ, ये जरूर है कि इस मांग के पीछे एक बड़ी वजह भी है, और वो वजह ये है कि अब हर जगह रूस से भारत तक जो माल आता है उसके लिए बहुत ज्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है। चूँकि रूस यूक्रेन में युद्ध थमा नहीं है, ऐसे में हालात भी नॉर्मल नहीं हुए हैं। लोडिंग के चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। खैर,
जहां ये रूस और भारत का मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे कहेंगे आप कि भारतीय कूटनीति की जबरदस्त जीत। दरअसल आपने देखा कि भारतीय पीएम ने यूरोप की यात्रा की, लेकिन इस यूरोप की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण था नॉर्डिक देशों की यात्रा करना और नॉर्डिक समिट में भाग लेना। अब ये नॉर्डिक देश हैं कौन कौन, तो आप जान लीजिए डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, इन्हें कहा जाता है नॉर्डिक देश। ये पांचों देशों ने मिलकर बैठक की और इस बैठक की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बैठक बहुत मायने में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस बैठक का सीधे सीधे नाता जुड़ा हुआ है यूएनएससी के साथ, जिसमें भारत लगातार मान रहा है कि यहाँ बदलाव करो। यूएन अब बेकार हो चुका है, यूएन में जंग लग चुकी है और यूएन ने अब तक कुछ भी बड़ा करने में सफलता नहीं हासिल की है। ऐसे में यूएन को एक बार फिर से रिफॉर्म की जरूरत है। ये बात भारत बार बार उठाता रहा है। वैसे आपको बता दें, नॉर्डिक देशों के पास ग्रीन टेक्नोलॉजी है। फिनलैंड और स्वीडन ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेकर कई ऐसी चीजें हैं जिसमें ये बहुत आगे हैं। इन देशों को माना जाता है खुशहाली वाले देश। जो खुशहाली की इंडेक्स है उसमें ये देश काफी आगे देखने को मिलते हैं। डेनमार्क हो, फिनलैंड हो। और नॉर्डिक देशों की खासियत ये है कि ये इनोवेशन के क्षेत्र में, कुछ खोज करने के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं। यहाँ पर स्टार्टअप को पूरा छूट दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम तो स्टार्टअप का हब माना जाता है। मतलब यहाँ हर महीने कोई न कोई स्टार्टअप खड़ा ही होता है। और भारत भी अब अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नए स्टार्टअप पर विचार कर रहा है। ऐसे में भारत ने नॉर्डिक देशों के साथ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए और 2018 में सबसे पहली बार भारत और नॉर्डिक देशों का पहली मीटिंग हुई और वो अप्रैल 2018 में हुई। दूसरा 2021 में होना था लेकिन वो हो नहीं पाया, पर अब भारत ने इस मीटिंग को किया और इस मीटिंग में भारत को सबसे बड़ा फायदा मिला। और वो सबसे बड़ा फायदा ये था कि इन 5 देशों डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड ने ये कहा कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए यूएनएससी में और हम चाहते हैं कि भारत परमानेंट मेंबर बने। वैसे जहां नॉर्डिक देशों से भारत को ये बहुत बड़ी मदद मिली कि यूएनएससी में अब जो भारत मांग कर रहा है उसमें ये नॉर्डिक देश भारत के साथ आए। तो वहीं जब फ्रांस की यात्रा पीएम ने की तो फ्रांस ने भी वही बात दोहराई। वैसे आपको बता दें, रूस यूक्रेन की जब लड़ाई हो रही थी तब भी फ्रांस ने कहा कि यूएनएससी की परमानेंट सीट दे दो भारत को। अब भी फ्रांस ने भारत की यूएनएससी में वीटो पावर और एनएसजी में एंट्री को लेकर फिर से आवाज उठाई है। कुल मिलाकर कहें तो भारत की ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही है। इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।